चंदनगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर बरसों पुरानी एक हवेली थी। लोगों का मानना है कि उस हवेली से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ लोगों का मानना है कि उस हवेली में एक शापित गुड़िया रहती है। इस कहानी की शुरुआत होती है राजेश और रूपाली से, जो भाई बहन थे और इस कहानी के मेन कैरेक्टर भी है। कॉलेज के छुट्टियों में राजेश और रूपाली अपनी नानी के यहाँ चंदनगढ़ जाने का प्लान करते हैं और उनके साथ राजेश के दो दोस्त विशाल और अजय भी उनके साथ चंदनगढ़ चले जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद राजेश को उसके अपने कुछ बचपन के दोस्त मिल जाते हैं। दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद राजेश और उसके दोस्त नानी के यहाँ पहुंच जाते हैं। अभी रात हो चुकी थी। रात को खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद राजेश और रूपाली अपने दो दोस्तों के साथ गांव में टहलने के लिए चले जाते हैं। राजेश और रूपाली जब जब भी उस गांव में आते थे तब वो नानी से और उसके दोस्तों से उस गांव के बाहर वाली शापित हवेली की कहानियां सुनते थे। तब उनको बातें सही लगती थी, लेकिन अभी राजेश बड़ा हो चुका था। अभी वो कहानी उनको एक मनगढ़ंत कहानी लगती थी। कुछ देर बाद राजेश ने अपने दो दोस्त विशाल और अजय को भी वो शापित हवेली की कहानी सुनाई। उस कहानी पर विशाल और अजय हंस पड़े और बोल पड़े कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और अंधविश्वास है। और राजेश को भी ये सब बातें अंधविश्वासी लग रही थी। उस दिन राजेश और विशाल और अजय ने उस हवेली के पास जाने का तय किया, लेकिन रूपाली ये सुनकर डर गई। रूपाली ने उन्हें वहां पर जाने से मना कर दिया, लेकिन राजेश बहुत ही जिज्ञासु किस्म का लड़का था, इसीलिए राजेश को उस हवेली में जाकर उस मनगढ़ंत कहानियों से पर्दा उठाना था और लोगों का अंधविश्वास दूर करना था। तभी राजेश और उसके दो दोस्त हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रूपाली डर के मारे उनके साथ नहीं जाती और वो नानी के घर वापस चली जाती है। अभी राजेश और उसके दो दोस्त अजय और विशाल हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वो हवेली बहुत ही पुरानी थी और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। गांव के बाहर होने के कारण उस हवेली के पास कोई भी आता जाता नहीं था। लोगों को डर लग रहा था कि शायद उस हवेली के पास जाने के बाद हमारी मौत हो जाए, इसीलिए गांव का कोई भी परिंदा भी उस हवेली के आसपास नहीं भटकता था। हवेली का दरवाज़ा बहुत ही जाम हो चुका था। शायद बरसों से बंद पड़ने के कारण वो दरवाज़ा इतना जाम हुआ था। राजेश और विशाल दोनों धक्का मारकर हवेली का दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर जाने के बाद पूरे हवेली में जाले लगे हुए थे। सब तरफ धूल ही धूल पसरी हुई थी। तभी आगे जाने के बाद उनको एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसा कुछ सड़ा हुआ हो। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक कमरा दिखता है। उस कमरे के दरवाजे पर लाल धागे बंधे हुए थे और उसके ताले पर कोई यंत्र लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तांत्रिक शक्ति से उस दरवाजे को बंद किया हो। ये देखकर अजय और विशाल रुक जाते हैं, लेकिन राजेश उस कमरे की ओर बढ़ता जाता है। राजेश को जाने जाते देख विशाल और अजय भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। दरवाजे के पास जाने के बाद राजेश उन धागों को काट देता है और ताले पर लगा हुआ यंत्र वहां से निकालकर फेंक देता है। जैसे ही राजेश उस यंत्र को निकाल के फेंकता है, वैसे ही जोरों की हवा चालू हो जाती है और मौसम भी अचानक से डरावना हो जाता है। आकाश में घने बादल आ जाते हैं और बिजलियां भी जोर जोर से चमकने लगती है। अचानक हुए मौसम के बदलाव के कारण विशाल और अजय और भी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन राजेश इन सब बातों को अनदेखा कर उस कमरे के अंदर चला जाता है। राजेश को जाते हुए देख विशाल और अजय भी उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद ठीक सामने ही एक पोल के पास में उन्हें एक कांच की अलमारी दिखती है और इस अलमारी के अंदर एक डरावनी डॉल रखी हुई थी। वो डॉल बहुत ही डरावनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा लग रहा था मानो वो डॉल तीनों को घूर रही थी। जैसे ही तीनों अलमारी के पास पहुंच जाते हैं, वैसी हवा और भी तेज हो जाती है। दरवाजे जोर जोर से बजने लगते हैं। तभी अचानक से उस अलमारी का कांच टूट जाता है और गुड़िया अलमारी से नीचे गिर जाती है। जैसे ही गुड़िया अलमारी से नीचे गिर जाती है, तैसे ही उस हवेली में भयानक आवाज़ें गूंजने लगती हैं। किसी औरत के चीखने और चिल्लाने की भयानक और डरावनी आवाज़ें उस हवेली में घूमने लगती हैं। वो आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तब राजेश उस गुड़िया को जमीन से उठाता है। तभी वो गुड़िया उसके हाथों को पकड़ लेती है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ में चीखने लगती है। ये देखकर विशाल और अजय वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी
अचानक से उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अभी राजेश भी यहाँ पे पूरी तरह से डर चुका था। इधर हवेली में किसी औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी और इधर गुड़िया ने राजेश को पकड़ के रखा था और बाहर मौसम भी अचानक से डरावना हो चुका था। यह सब देखकर तीनों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें और लोगों की कहानी उन्हें अभी सच लगने लगी थी। तभी एकदम से गुड़िया की आंखों से खून आने लगता है और उसकी गर्दन भी गोल गोल घूमने लगती है। तभी अचानक से विशाल और अजय का कोई पैर पकड़ लेता है और उन्हें खींचते हुए उस गुड़िया के पास लेकर आता है। अभी तीनों भी दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अभी यहाँ से हमारा बच पाना मुश्किल है। इधर रूपाली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो डर के मारे किसी से बात भी नहीं कर रही थी। तभी नानी रूपाली को तीनों के बारे में पूछती है। तब रूपाली डरे हुए आवाज में नानी को सब कुछ सही सही बता देती है। ये सुनकर नानी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत गांव के मुखिया के पास जाती है और गांव के मुखिया को सारी हकीकत बता देती है। गांव का मुखिया भी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद गांव का मुखिया कुछ आदमियों को लेकर मंदिर में जाता है और पंडित जी से मिलता है। तब पंडित जी और मुखिया गांव के कुछ लोग इकट्ठा कर हवेली की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ये गुड़िया थी कौन और वो लोगों को क्यों मार रही थी और उस हवेली में वो क्या कर रही थी, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। दरअसल वो हवेली एक जमींदार की हवेली थी। बरसों पहले उस हवेली में जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में जमींदार, उसकी बीबी, उसका बेटा और उसकी बहू, ऐसे 4 लोग थे और साथ ही में कुछ काम करने वाले लोग भी उस हवेली में जमींदार के साथ रहते थे। जमींदार के बेटे को शादी के लगभग 10 साल बाद एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद सारे घर में खुशहाली छा जाती है और सभी लोग उस बेटे को अपने जान से भी ज्यादा संभालने लगते हैं। एक दिन जमींदार की बहू बेटे को खिलाने के लिए रूम के गैलरी में पहुंच जाती है और वहां पे खेलते खेलते उसके हाथ से बेटा छूट जाता है और वो गैलरी से नीचे गिर जाता है। यह देखकर जमींदार की बहू जोर से चीखने लगती है। उसका आवाज सुनकर सभी लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं तो देखते हैं कि गैलरी से बच्चा नीचे गिर चुका है। तभी लोग भागते भागते गैलरी से नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक उस बच्चे ने दम तोड़ दिया था। बच्चे को मरा हुआ देख सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन सदमा जमींदार की बहू सह नहीं पाती और वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। उस दिन से हर रोज जमींदार की बहू पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और वो सब लोगों पे हमला करना चालू कर देती है। तभी जमींदार और उसका बेटा उसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जमींदार के बहू के पागलपन में कोई भी सुधारना नहीं हो रही थी। तभी एक डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि आप उसी बच्चे की तरह एक गुड़िया उसके पास में दे दीजिए, शायद वो गुड़िया को अपना बच्चा समझने लगेगी और उसका धीरे धीरे पागलपन दूर हो जाएगा। तभी जमींदार का बेटा वैसे ही करता है, बाजार से गुड़िया लाकर अपने बीवी के हाथ में रख देता है। तब से जमींदार की बहू उस गुड़िया को ही अपना बेटा समझने लगती है। उसको सुलाती है, उसके लिए गाना गाती है, उसको खाना खिलाती है, उससे बातें करती है। अभी धीरे धीरे उसका लोगों पर हमला करना बंद हो चुका था। अभी जमींदार और उसके बेटे को लग रहा था कि बहू की तबीयत अभी धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन जमींदार की बहू और भी पागल हो रही थी। वो उस गुड़िया को अपने आंखों से जरा भी दूर नहीं करती थी। एक दिन घर के काम वाली बाई का काम करते करते उस गुड़िया को धक्का लग जाता है और वो गुड़िया पलंग से नीचे गिर जाती है। यह देखकर जमींदार की बहू बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो पास ही में रखा हुआ छुरा लेकर उस बाई के ऊपर हमला कर देती है और छुरे से उस बाई की गर्दन काट देती है, जिससे उस बाई का उस जगह पे ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर उसकी सास मतलब जमींदार की बीबी उस बाई की तरफ दौड़ने लगती है। तभी जमींदार की बहू अपने खुद के सास के ऊपर भी हमला कर देती है और उसकी भी गर्दन काटकर उसका खून कर देती है। तभी उस कमरे में काम करते हुए एक आदमी के ऊपर भी जमींदार की बहू हमला करती है और उसकी भी गर्दन काट देती है। ये सब देखकर जमींदार और उसका बेटा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसको लग रहा था कि शायद किसी बुरी आत्मा ने उसकी बहू के ऊपर कब्जा कर लिया है। उसके बाद जमींदार और उसका बेटा वहां से भाग जाता है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर लेता है। भागने के बाद वो गांव में एक मांत्रिक क्या पहुंचता है, तो मांत्रिक को सब बातें बताता है। तो ये मांत्रिक और गांव के कुछ लोग हवेली में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही मांत्रिक उस कमरे का दरवाजा खोलता है, वैसे ही
जमींदार की बहू शुरा लेकर मांत्रिक के ऊपर भी हमला कर देती है और उसकी भी गर्दन काटकर उसे वहीं पे मार देती है। यह देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी सभी लोग मिलकर जमींदार की बहू को उसी कमरे में हुए एक पोल को बांध देते हैं और पोल को बांधने के बाद उस कमरे को बाहर से लॉक कर देते हैं और जमींदार और उसका बेटा भी उस हवेली को बंद करके वहां से निकल जाता है। जमींदार की बहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जोर से रोती है, लेकिन उसका आवाज कोई नहीं सुनता। कुछ दिन बाद बिना खाने और बिना पीने के कारण उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वो गुड़िया अभी भी उसी के पास पड़ी हुई थी। कुछ दिन बाद जमींदार और उसका बेटा गांव में लौट आता है। जमींदार को लग रहा था कि अभी बहू की मौत हो चुकी होगी, जिस कारण उसका अंत्यविधि करना भी जरूरी है। तभी जमींदार गांव के पंडित को और कुछ लोगों को लेकर हवेली में पहुंच जाता है। हवेली का दरवाजा खोलने के बाद हवेली के अंदर एक अजब सी बदबू उन्हें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ सड़ा हुआ हो। अंदर जाने के बाद कुछ लोग उस कमरे को खोल देते हैं जिस कमरे में जमींदार की बहू को जिंदा बांध के रखा हुआ था। तब जमींदार देखता है कि उनकी बहू की मौत हो चुकी थी और उसकी लाश उसी पोल के ऊपर टंगी हुई थी, लेकिन वो लाश अभी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और बहुत ही ज्यादा बदबू उस लाश से आ रही थी। उस लाश के ऊपर कीड़े इधर उधर दौड़ रहे थे। अभी वो लाश बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। तभी जमींदार के बेटे की उस गुड़िया के ऊपर नजर पड़ती है, जो गुड़िया उसी लाश के पास पड़ी हुई रहती है। तभी जमींदार का बेटा आगे बढ़ता है और उस गुड़िया को उठाता है, लेकिन जैसे जमींदार का बेटा उस गुड़िया को उठाता है वैसे उस लाश की आंखें खुल जाती है और वो लाश जोर से डरावनी आवाज में चिल्लाने लगती है। उसका आवाज इतना डरावना था कि वो सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। तभी वो लाश जमींदार के बेटे पर हमला कर देती है और उसकी जगह पे ही मौत हो जाती है। ये देखकर जमींदार और सभी लोग डर जाते हैं। जमींदार अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहू की लाश उसके ऊपर भी हमला कर देती है और दोनों बाप बेटे को वहीं पे मार देती है। तभी सभी गांव के लोग वहां से डरकर भागने लगते हैं। तभी वो लाश गांव के लोगों के ऊपर भी हमला करने लगती है। तभी पंडित जी अपने साथ लाए हुए कमंडलों का अभिमंत्रित पानी उस लाश के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे वो पानी उस लाश के ऊपर गिरता है वैसे वो लाश तड़पने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पे वो राख हो जाती है। उसके बाद पंडित जी गांव वालों से मिलकर उस गुड़िया को पास ही में रखे एक कांच के अलमारी में बंद कर देते हैं और उस कमरे को हमेशा के लिए अभिमंत्रित धागों से बांध देते हैं और एक यंत्र लगाकर उस गुड़िया को हमेशा के लिए उस कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन आज राजेश और उसके दोस्तों ने वो धागा काटकर और यंत्रों को फेंककर उस आत्मा को फिर से मुक्त कर दिया था। अभी वो गुड़िया तीनों पर हमला कर रही थी, लेकिन तभी मुखिया, पंडित जी और कुछ गांव वाले उस हवेली में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और तीनों दोस्तों की अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। तभी कुछ लोग वो दरवाजा वहां से खोलते हैं। तभी पंडित जी अपना मंत्र जाप चालू कर देते हैं। पवित्र मंत्र की शक्ति के सामने उस गुड़िया की शक्ति नहीं टिक पाती और वो गुड़िया राजेश और उसके दोस्तों को छोड़ देती है। उसके बाद पंडित जी कुछ लोगों को मिलकर उस गुड़िया को फिर से एक बड़े संदूक के अंदर बंद कर देते हैं और उस कमरे को फिर से हमेशा के लिए अभिमंत्रित धागों से और यंत्रों से उसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद सभी लोग गांव में पहुंच जाते हैं। राजेश और उसके दो दोस्त अभी सही सलामत नानी के यहाँ पहुंच जाते हैं। उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन अभी भी वो सदमे में थे और ऐसा कहा जाता है कि अभी भी उस हवेली से किसी औरत की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है।